वंदे मातरम दोस्तों, मैं हेमंत सिंह राजावत फिल्म इंडस्ट्री IAS और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमारा भूगोल का सेकंड चैप्टर भारत के भूआकृतिक प्रदेश चल रहा था, जिसमें हमने भारत में हिमालय की स्थिति को देख लिया था। उसके बाद उत्तर भारत के मैदानों को देख लिया था। उसके बाद तीसरा पार्ट हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार, जिसमें हमने मध्यवर्ती उच्च भूमि को पढ़ लिया, पूर्वी पठार को पढ़ लिया, उत्तर पूर्वी पठार को पढ़ लिया। अब इसमें हमारा एक लास्ट चैप्टर रह जाता है, लास्ट सेक्शन रह जाता है, जो है दक्कन का पठार। इस वीडियो में आज मैं आपको दक्कन के पठार की कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जो आपके आने वाले PSC प्री और MPSI के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए चालू करते हैं बिना किसी देरी के दक्कन के पठार को। तो दक्कन के पठार का विभाजन कैसे हुआ है, दक्कन के पठार में कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ है, कैसी नदियाँ बहती हैं, क्या क्या विशेषताएं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो दक्कन के पठार को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इस दक्कन के पठार को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 3 भागों में इसका दक्कन के पठार का विभाजन किया जाता है। सबसे पहला है दक्कन ट्रैप। कभी कभी दक्कन ट्रैप को ही दक्कन का पठार बोल देते हैं, लेकिन ये दोनों चीज है। इस दक्कन के पठार को, इन तीनों को सम्मिलित रूप से दक्कन का पठार कहते हैं। और दक्कन ट्रैप को हम एक तरह से महाराष्ट्र का पठार महाराष्ट्र के पठार के नाम से जान सकते हैं। महाराष्ट्र के पठार को हम दक्कन ट्रैप कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है कर्नाटक का पठार। और तीसरा भाग आता है इसका आंध्रा का पठार। आंध्रा या आंध्र प्रदेश का पठार। अब इस कर्नाटक के पठार को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग को हम कहते हैं मलनाड। मलनाड ऐसी भूमि को कहते हैं जो संलग्न भूमि को हम मलनाड के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक का पश्चिमी भाग पश्चिमी तट से लगा हुआ है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, मलनाड। और इसका दूसरा भाग है मैदान। इस मैदानी भाग, कर्नाटक के पठार के मैदानी भाग को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक बेंगलुरु का पठार, दूसरा मैसूर का पठार। उसके बाद आंध्रा के पठार को भी हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। आंध्रा के भाग को, जो उत्तरी भाग है आंध्रा के उत्तरी भाग को, उसको हम कहते हैं तेलंगाना का पठार। और जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग है उसको हम कहते हैं रॉयल सीमा का पठार। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि दक्षिण के पठार को हमने मेनली 3 भागों में विभाजित किया, दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार। तो आंध्रा का पठार को हमने 2 भागों में विभाजित किया, तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार। कर्नाटक के पठार को 2 भागों में विभाजित किया, मलनाड और मैदान। मैदान को 2 भागों में विभाजित करने के बाद हम पढ़ते हैं बेंगलुरु का पठार और मैसूर का पठार। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हमारा दक्कन का पठार पूरा हो जाता है। तो इसी चैप्टर में मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कर्नाटक के पठार के बारे में। कर्नाटक के पठार की क्या विशेषता है, कैसे निर्माण हुआ, क्या संरचना है, कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, कैसा, इसमें कौन से खनिज, कौन सी नदियाँ, कौन से पेड़ पौधे, क्या चीज़ें यहाँ मिलती हैं। इसको हम प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको मेंस का कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा इसमें, और प्री तो सारे फैक्ट्स में कवर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं अपन सबसे पहला दक्षिण के पठार में। दक्कन के पठार में सबसे पहले कर्नाटक का पठार। इस कर्नाटक के पठार की संरचना में लगभग आपको बता दूं कुछ इस प्रकार की है। ठीक, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने दिमाग में इसको सेट करके रखें। तो कर्नाटक के पठार का नामकरण, कर्नाटक के पठार को हम कारुनेडु का पठार भी कहते हैं। कारुनेडु के नाम से जानते हैं। कारुनेडु किसका शब्द है? कन्नड़ भाषा का शब्द है। कन्नड़ भाषा का कारुनेडु जो है कन्नड़ भाषा का शब्द है, जिसमें कारू का अर्थ होता है काला और नेडु का अर्थ होता है मिट्टी।
तो काले मिट्टी का क्षेत्र, काले मिट्टी का क्षेत्र जिसको हम कर्नाटक के पठार के नाम से जानते हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा उसको नाम दिया गया था। आप जैसा कि देखते हैं कर्नाटक के पठार का उत्तरी भाग, कर्नाटक के पठार का उत्तरी भाग महाराष्ट्र के पठार या दक्कन ट्रैप से लगा हुआ है। और चूंकि दक्कन का ट्रैप जो है वो बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है, तो बेसाल्टिक लावा के निक्षेपण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो भारत के कर्नाटक के पठार का उत्तरी क्षेत्र जो महाराष्ट्र के पठार से लगा हुआ है उसके बेसाल्टिक चट्टानों में निक्षेपण के कारण यहाँ पर उसके उत्तरी क्षेत्र में भी इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। तो प्रारंभ में, शुरुआत में कारुनेडु का संबंध कर्नाटक के पठार के उत्तरी भाग से ही था। तो इस प्रकार इसको क्या कहते हैं, कारुनेडु का पठार। ठीक, इसके बाद अगर हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका क्षेत्रफल है 1,89,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितना क्षेत्रफल इसका, तो क्षेत्रफल इसका है 1,89,000 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद इसकी संरचना की बात करें, संरचना, मैं जब भी संरचना की बात करता हूँ, मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि जब भी आप किसी की संरचना की बात करें तो हमेशा उसके क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में बात करते हैं। चट्टान, किन चट्टानों जिसका निर्माण हुआ, तो इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी चट्टानों से, ज्वालामुखी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इन ज्वालामुखी चट्टानों में कौन सी चट्टानें, इसमें है बेसाल्टिक नीस, या इसको हम सिस्ट भी कहते हैं, सिस्ट, ग्रेनाइट, कौन सा ग्रेनाइट, प्रीकैम्ब्रियन युग का ग्रेनाइट, प्रीकैम्ब्रियन युग का ग्रेनाइट से। इसके अलावा धारावाड़ क्रम की चट्टानें भी यहाँ पाई जाती हैं, क्योंकि धारावाड़ जिले के नाम पर ही उन चट्टानों का नाम धारावाड़ रखा गया है। तो इसका निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ, ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। ज्वालामुखी चट्टानों में कौन सी चट्टान है, बेसाल्टिक नीस, या उसको हम सिस्ट भी कहते हैं, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कौन सा, प्रीकैम्ब्रियन युग का ग्रेनाइट। उसके बाद धारावाड़ की क्रम की चट्टानों की भी कुछ संरचनाएं यहाँ पर मिलती है जिससे इसका निर्माण हुआ। अब चूंकि इन चट्टानों से निर्माण हुआ है तो यहाँ पर जो मिट्टी मिलेगी, यहाँ पर जो मिट्टी मिलेगी वो हमको काली मिट्टी, बेसाल्टिक लावा है, बेसाल्टिक लावा के निक्षेपण से काली मिट्टी का प्राप्त होता है। काली मिट्टी का क्षेत्र उत्तरी कर्नाटक के पठार में अधिकतर स्थान पर काली मिट्टी मिलेगी। कई नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, तो नदियों के निकलने के कारण यहाँ जलोढ़ मिट्टी भी प्राप्त होगी। और चूंकि ये कई प्राचीन चट्टानों से बना है, तो प्राचीन चट्टानों से बनने के कारण यहाँ पर लाल मिट्टी भी प्राप्त होगी। इस प्रकार काली, जलोढ़, लाल काली मिट्टी के निक्षेपण, लाल जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण, या जलोढ़ लाल कुछ भी कहते हैं, इस प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पाई जाती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कर्नाटक के पठार में किस प्रकार की मिट्टी का आपको निक्षेपण मिलता है, किस प्रकार की मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, इसके बाद इन्हीं चट्टानों में कुछ खनिज भी प्राप्त होते हैं। तो खनिज कौन कौन से इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में लगभग सोना, लोहा, मैग्नीज, कॉपर, तो दिख रहा है तो ले लेते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज, लोहा, जो आपने एक खदान सुनी होगी कोलार गोल्ड फील्ड, इसके ऊपर पिक्चर भी बनी है KGF, वो भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, इस कर्नाटक पठार के दक्षिणी क्षेत्र में। तो बेंगलुरु का पठार हम जिसमें हमने विवाहित किया, बेंगलुरु के मैदान में उस क्षेत्र में KGF खदान पाई जाती है, कोलार गोल्ड फील्ड। तो वहाँ पर उसमें सोने के निक्षेपण भी मिलते हैं, सोना, लोहा, मैग्नीज, कॉपर, क्रोमियम, अभ्रक,
आदि खनिज यहाँ पर विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मैं नदियों की अगर बात करूँ तो इस क्षेत्र में कौन सी नदियों का क्षेत्र पाया जाता है? तो इस क्षेत्र में लगभग दक्षिण भारत की कई नदियां हैं जो इस क्षेत्र में अपना जल प्रसारित करती हैं, जो भीमा नदी, कृष्णा जो महाराष्ट्र से निकलती है और कर्नाटक के पठार के क्षेत्र में बहती है। कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, ये आदि नदियां जो क्षेत्र में प्रसारित होती हैं। ये फैक्चुअल है, आपको जितना फैक्ट इस क्षेत्र के बारे में मालूम होगा आपको पेपर में टिक लगाने में उतना आसान है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम खनिज मिट्टी, खनिज आपको मैंने लिखवाई दी। इसके बाद इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो किस प्रकार की फसल, वनस्पति या पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो इस क्षेत्र में जो फसल होती है, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार की मिट्टी विस्तारित है, लाल काली और जलोढ़ मिट्टी, तो यहाँ पर लगभग गन्ने का उत्पादन, तंबाकू का उत्पादन, कपास, क्योंकि इसको उत्तरी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है तो कपास का उत्पादन भी किया जाता है, कपास की फसल भी की जाती है। इसके अलावा नारियल, अरहर की भी यहाँ पे खेती की जाती है। इसके अलावा काफी का भी उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो ये क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं जो उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पर कॉफी में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है। तो ऐसी कई फसलें हैं जो यहाँ पर की जाती है, तंबाकू। इसके अलावा इस क्षेत्र में मिलने वाले उद्योग कौन कौन से हैं? तो उद्योग जैसे तंबाकू यूनिवर्सिटी यहाँ पे बहुत फेमस है, तंबाकू उद्योग। कपास से कॉटन, तो कॉटन यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी यहाँ पर काफी फेमस है। यहाँ पर पेंटिंग एवं वार्निश से रिलेटेड इंडस्ट्री भी काफी विकसित हुई है। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पर कर्नाटक के पठार में मैसूर का मैदान वाला क्षेत्र जो मैसूर क्षेत्र है, तो मैसूर में एक कंपनी है, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बनाया जाता है? इस कंपनी में जो हमारे निर्वाचन से संबंधित स्याही होती है, निर्वाचन संबंधित स्याही जो हम वोट देने जाते हैं तो हमारे नाखूनों पर लगाई जाती है, उस स्याही का निर्माण, उस स्याही का जो प्रोडक्शन है वो इसी फैक्ट्री में किया जाता है। मैसूर वाले क्षेत्र में एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पर निर्वाचन से संबंधित स्याही का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए कि मैसूर के क्षेत्र में, मैसूर वाले क्षेत्र में, मैसूर में ही कंपनी है कौन सी? मैसूर पेंट्स एंड वार्निश कंपनी लिमिटेड। उसमें क्या बनाया जाता है? निर्वाचन से संबंधित स्याही बनाई जाती है जो हमारे नाखूनों पर लगाई जाती है तो हम वोट देने जाते हैं। ठीक, उसके बाद टेक्सटाइल हो गया, तंबाकू से रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई, पेंटिंग इंडस्ट्रीज का भी यहाँ पे काफी विकास हुआ है। उसके बाद अगर हम इस क्षेत्र में देखें तो किस प्रकार के वृक्षों का या पेड़ों का समावेश है? तो इस क्षेत्र में जो पेड़ है कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे चंदन, जो एक एंडेमिक प्रकार का वृक्ष है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कहाँ पे पाया जाता है चंदन। इसके बाद सागौन, यूकेलिप्टस आदि प्रकार के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये तो कुछ फैक्ट्स वाली बातें हुई जो आपसे मैंने प्री की दृष्टि से और एमपीएसआई की दृष्टि से करी। अब थोड़ा सा अपन इसको डायग्राम के रूप में भी देखते हैं कि कैसा ये विस्तारित है, इसको कैसे विभाजित किया गया, उस चीज को भी हम थोड़ा सा
समझ लेते हैं। तो फैक्ट को तो आपको सिर्फ रटना पड़ेगा, मैं आपको बता भी दूंगा तो अभी आपको फैक्ट को रटना ही पड़ेगा। बाकी कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में आपको पता है, जैसे मैंने आपको चट्टानों का कंसेप्ट बताया है या मिट्टी का कंसेप्ट बताया है कि यहाँ पर भी बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाएंगी तो वहाँ पर, या ज्वालामुखी चट्टानें पाई जाएंगी वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, काली मिट्टी मिलेगी। यहाँ पर पुरानी चट्टानें, प्राचीन चट्टानें मिलेंगी, कैम्ब्रियन या प्री कैम्ब्रियन मिट्टी, वहाँ पर लाल मिट्टी मिलेगी। नदियों वाले क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो इस तरह के कंसेप्ट आप भी अपने बना सकते हो। तो जो कर्नाटक का पठार है, लगभग मैंने अभी आपको बना के बताया था, इस तरीके से विस्तारित है। तो इस कर्नाटक के पठार को हम इस तरह से विभाजित करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो इस वाले क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, मलनाड। जो पश्चिमी घाट से लगा हुआ संलग्न क्षेत्र है, जो पश्चिमी घाट से संलग्न क्षेत्र है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, मलनाड। और जो पूर्वी क्षेत्र है, इसको हम जानते हैं मैदान के नाम से। ठीक है, मैदान के नाम से। तो जैसे हम कर्नाटक के पठार में उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, तो इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती है। जैसे कि आप उत्तरी कर्नाटक के पठार में देखेंगे तो यहाँ पर औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर तक मिलेगी। इससे नीचे आएंगे तो 500 मीटर तक हो जाएगी, और नीचे आएंगे तो 700, 750, 900 मीटर तक हो जाएगी। लेकिन जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो इसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम होने लगती है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर ऊंचाई वाला क्षेत्र, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र आता है। इसी को मैं थोड़ा सा 2D डायमेंशन में बताता हूँ आपको। ये लगभग किस तरह से विस्तारित है, इस तरीके से विस्तारित है। इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, मलनाड। इस वाले क्षेत्र को हम कहेंगे मैदान। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी को मैंने 2D में, हालांकि मैंने ये बनाया गलत है, मतलब टेक्निकल रूप से गलत है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये जो क्षेत्र है ये थोड़ा ऊंचाई पे क्षेत्र है, और ये थोड़ा क्षेत्र है मैदानी रूप में क्षेत्र है। इसीलिए इसका आकार सीढ़ीनुमा हो जाता है। सीढ़ीनुमा कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आप नीचे की साइड को उतर रहे हैं तो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे ऊंचाई वाला क्षेत्र है। उसी तरह उत्तरी जो कर्नाटक का पठार है थोड़ा ऊंचा क्षेत्र है, और जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर, पूरब की ओर आते जाते हैं तो ये थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र आने लगता है। तो यहाँ पर ये सीढ़ीनुमा आकृति का डिजाइन कर लेता है। इसी मैदानी भाग को हम जब 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, तो ऊपर वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र को बेंगलुरु का पठार, इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं मैसूर का पठार। मैसूर का पठार। इस बेंगलुरु वाले क्षेत्र में जो मैंने आपको बताया KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, वो मिलती है। और मैसूर वाले क्षेत्र में जो कुंद्रेमुख खदान है, कुंद्रेमुख खदान जो लोहे से संबंधित है, वो मैसूर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, मैसूर वाले क्षेत्र में स्टेब्लिश्ड है। थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करें। तो मैसूर वाला क्षेत्र लगभग यहाँ आता है, जो अपना सेकंड वाला पार्ट है। ठीक, इसके अलावा इसी मलनाड वाले क्षेत्र में एक नदी निकलती है यहाँ से, जो कहाँ गिरती है, अरब सागर में, जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में। इस नदी का नाम है शरावती नदी। इस नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग या घरसोप्पा। ऐसी को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऐसा पेपर में आता है। लेकिन
अगर ये अकेला आता है आपके साथ, अगर ऑप्शन में सिर्फ ये है और इसके साथ कहीं और नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसी के सामने इसी के साथ एक नाम और आता है आपके लिए, कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, तो आप प्राथमिकता कुंचिकल जलप्रपात को ही देंगे। अगर आपको ये दोनों चीजें ऑप्शन में मिलती है तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, और आपको गढ़सोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात दोनों एक ऑप्शन में मिलते हैं, तो आप कुंचिकल जलप्रपात को ही प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये गढ़सोप्पा जो जलप्रपात है ये लगभग 4 स्टेप में गिरता है, लगभग ऊंचाई से 4 स्टेप में गिरता है। तो कुछ लोग इसकी ऊंचाई यहाँ से नापते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ ऊंचाई अगर जब वो गिर रहा है पहली बार तो वहां से ऊंचाई ना भी आई, तो इसमें विवाद है, विवाद स्थिति है। तो आप जब भी ऑप्शन में अगर दोनों मिलते हैं आपको तो आप कुंचिकल लगाएं, और अगला जो गढ़सोप्पा मिलता है या महात्मा गांधी मिलता है तो आप सब इसको लगाएं। इसके अलावा इसी क्षेत्र में यहाँ पर एक पहाड़ी मिलती है, ये पूरी विस्तारित है, इसको हम कहते हैं बाबा भूदान की पहाड़ी, जो कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसी में 2 चोटियां और हैं, मुल्कानगिरी और कुंद्रेमुख। मुल्कानगिरी और कुंद्रेमुख में इन दोनों को हम किस नाम से जानते हैं, चंद्रद्रोण नाम से जानते हैं। तो आपके लिए इतना डीप में नहीं पूछेगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कुंद्रेमुख चोटी और मुल्कानगिरी चोटी को संयुक्त रूप से हम किस नाम से जानते हैं, चंद्रद्रोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा इसको बता दूं, तो इसकी आपने ऊंचाई सीढ़ी आकृति के बारे में समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक 2 चीजें और बता देता हूँ उसमें। क्योंकि ये अपना कर्नाटक का पठार है, इसी के नीचे हमको एक पठार और विस्तार मिलता है जिसको हम तमिलनाडु के पठार के नाम से, तमिलनाडु का पठार, ये क्या है, कर्नाटक का पठार। ठीक, तो कर्नाटक के पठार से एक नदी निकलती है, प्रवाहित होती है, जिसको हम जानते हैं कावेरी नदी के नाम से। ठीक, कावेरी नदी के नाम से ये कावेरी नदी जब, अब आप समझे जरा, कर्नाटक का पठार थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, कर्नाटक का जो दक्षिण वाला भाग है वो थोड़ा मैदानी भाग है, ये जैसे ये ऊंचाई पर है, ये मैदानी वाला भाग हो गया इस टाइप का। ठीक, और उसी के नीचे यहाँ पर आपको मिलता है क्या, तमिलनाडु का पठार, इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से आपको इस तरीके से विस्तारित है, इस तरीके से। ठीक, यहाँ से ढलान है, यहाँ से समतल भूमि है, फिर थोड़ा सा नीचे की साइड में। ठीक, तो तमिलनाडु के पठार में जब कर्नाटक नदी तमिलनाडु के पठार में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है, मैलागिरी पहाड़ी। तो ये कावेरी नदी मैलागिरी पहाड़ी को काटते हुए 2 जलप्रपात बनाती है, एक जलप्रपात और दूसरा जलप्रपात। एक जलप्रपात को हम जानते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से, और जो दूसरा जलप्रपात बनाती है उसको जानते हैं हम हुगेन कक्कल जलप्रपात के नाम से, जो किस पहाड़ी को काट के बनाया गया, मेलागिरी पहाड़ी। तो कहाँ विस्तार है, मेलागिरी और शेषांचल, ये सब मैसूर के मैदान वाले भाग में मिलने वाली पहाड़ियां हैं। उस नीलागिरी पहाड़ी को काटकर कावेरी नदी कहाँ पर, तमिलनाडु कर्नाटक के बॉर्डर पे। तो आपने कभी कभी देखा हो, कई बुक्स में दिया रहता है कि सिर्फ समुद्रम जलप्रपात है वो कर्नाटक में, कई में दिया तमिलनाडु में, कई में होगन कक्कल इसमें दिया है। तो विवाद की स्थिति इसीलिए बनी रहती है क्योंकि ये बॉर्डर पर है, तमिलनाडु का पठार और कर्नाटक के पठार के बॉर्डर पर, इसलिए यहाँ पर जो स्थिति बनी होती है विवाद की, वो इसलिए बनी होती है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि दोनों के
सीमा पर स्थित क्या जलप्रपात है। तो इन दोनों से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है बहुत क्लियर होगा। शिवसमुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर, पठार के बॉर्डर पर। होगन का कल जलप्रपात कहाँ है? वो भी तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर। किस नदी द्वारा बनाया जाता है? कावेरी नदी द्वारा बनाया जाता है। किस पहाड़ी को काट कर बनाया जाता है? तो मेलागिरी पहाड़ी, जो कहाँ मिलती है? कर्नाटक के पठार के दक्षिणी भाग में। जब मैं आपको मैं बताऊँ मेंस में क्या होता है। अब इसी कर्नाटक के पठार को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। उत्तरी कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक का पठार और दक्षिणी कर्नाटक का पठार। तो उत्तरी कर्नाटक का पठार में कौन से जिले आते हैं? बीदर, बीजापुर, गुलबर्गा, ये वाले जिले आते हैं। इस बीच वाले क्षेत्र में आते हैं चिकमंगलूर, कोलार, धारवाड़, चित्रदुर्गा, शिमोगा और रायचूर, ये जिले आते हैं। लास्ट में यहाँ पर आते हैं बेंगलुरु और मैसूर। तो बेंगलुरु में के उत्तरी भाग को, बेंगलुरु के पठार के उत्तरी भाग को हम ग्रामीण क्षेत्र के नाम से जानते हैं और दक्षिणी भाग को हम शहरी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहीं पर मैसूर के पठार में, मैसूर वाले क्षेत्र में, मैसूर वाले मैदान में हमको जगह मिलेगी, क्या कहते हैं, कोडागु जिला मिलेगा, ये सारे जिले मिलेंगे। तो ये 3 भागों में विभाजित करने पड़ते हैं। फिर हम उनकी विशेषताएं देखते हैं। तो इन तीनों भागों में हम देखेंगे तो कौन सा क्षेत्र ज्यादा समृद्ध है। उत्तरी भाग कम समृद्ध है और दक्षिणी भाग अधिक समृद्ध है, हर दृष्टि से, इंडस्ट्री की दृष्टि से और फसल की दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, जल संसाधन की दृष्टि से। तो दक्षिण क्षेत्र ज्यादा, ये सारी एलेबोरेट हो जाता है। सिलेबस कुछ नहीं है, सिलेबस वो ही है आपका मेंस में, लेकिन उसको हम थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं, खोल के उसको अंदर से पढ़ना चालू कर देते हैं, तो वो आपके सिलेबस में आ जाता है, वो आपके मेंस की पर्पज से आएगा। लेकिन आपको अभी सिर्फ फैक्चुअल पढ़ना है, इसके प्री की दृष्टि से और एमपीएसआई की दृष्टि से। एमपीएसआई में तो इससे भी कम पूछा जाता है। मतलब आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि कर्नाटक के पठार में कौन सी फसलें मिलती हैं, कर्नाटक के पठार का निर्माण किसकी चट्टानों से हुआ है, कर्नाटक के पठार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, कौन से पेड़ हैं, कौन से पौधे हैं, क्या क्या, ये चीजें आपसे पूछ सकता है कभी भी। ठीक है, कितना उसका क्षेत्रफल है, इसलिए पूछ सकता है। ये चीज हमने आपको बता दी। मैंने आपको अभी बताया था पेड़ों के बारे में लिखवाया था, मैंने बताया था चंदन। ये आप ऐसे ही बना लेते हैं उसको, कर्नाटक का पठार और यहाँ पर ये अपना क्या कार्य करना, ये तमिलनाडु का पठार और ये कर्नाटक का पठार। तो तमिलनाडु कर्नाटक के बॉर्डर पर यहाँ पर एक क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पर एक क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वन। और इस वन को मैंने नाम दिया सप्तमंगली वन। इस सप्तमंगली वन में एक वृक्ष पाया जाता है, पेड़ पाया जाता है, कौन सा? चंदन, जो एंडेमिक प्रकार का। एंडेमिक का मतलब होता है ऐसी प्रजाति का पेड़ या कोई भी ऐसी प्रजाति जो एक विशेष स्थान पर पाई जाती है। तो आप देखते हैं पूरे भारत में चंदन सिर्फ एक ही प्रकार की जगह पर पाई जाती है, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु और कर्नाटक की बॉर्डर पर जो वन क्षेत्र है, जिसको हम सप्तमंगली वन के नाम से जानते हैं, उसमें। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि सप्तमंगली वन का किस क्षेत्र में ज्यादा विस्तारित है? तो ये सप्तमंगली वन जो है 90% तो कहाँ पर इसका विस्तारित है? तमिलनाडु में। और 10% कहाँ पे आता है? इसका भाग कहाँ आता है? कर्नाटक के पठार में। ये सप्तमंगली वन पूछ लिया जाता है। सप्तमंगली वन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसमें अर्धपर्णपाती तो उस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उसी में एक प्रकार का पौधा पेड़ है, कौन सा? चंदन, जो कैसा है? एंडेमिक प्रकार का, एंडेमिक प्रकार का पेड़ है। ये विशेष स्थान, एंडेमिक का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र या विशेष वातावरण में मिलने वाला जीव या पेड़ पौधे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको कर्नाटक के पठार के बारे में बताया। इसी तरह हम अगले अपने वीडियो लेक्चर में आंध्रा के पठार और महाराष्ट्र के पठार यानी दक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको आने वाले हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट होंगे। और इसी प्रकार से हम पूरा का पूरा अपने सारे लेक्चर चलाएंगे, सारी की सारी आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ हमेशा से, और आगे भी ऐसी कोशिश रहेगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप कमेंट में जो भी पूछना चाहें मुझसे, किसी भी चीज़ के बारे में, सिलेबस के बारे में, किसी और विषय के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में।
ठीक, बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो आपकी तो आप मुझे कमेंट में पूछ लें, या फिर मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी उसमें प्रोवाइड कर दूँगा और आप उस पर भी मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इसी तरह बने रहें मेरे साथ, आगे भी हम और अच्छे बेहतर लेवल से पीएससी प्री और एमपीएसआई को तैयार करने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी आपको एक चीज़ और बताने की इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो मैं अभी 1 या 2 दिन में नई प्लेलिस्ट चालू करने वाला हूँ बायोलॉजी और एमपीएसआई एंड पीएससी प्री के लिए, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें हम एमपीएसआई में आने वाले क्वेश्चन और पीएससी प्री में पूछे जाने वाले, क्योंकि इस बार के जो सिलेबस में आया उसमें साइंस का क्वेश्चन बढ़ चुका है, तो हम उसकी तैयारी अभी से चालू करते हैं। तो मैं अभी 1-2 दिन में वो लेक्चर्स भी चालू करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बने रहें मेरे साथ और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, शेयर जरूर करवाया करें, शेयर जरूर किया करें और लाइक कमेंट और अपना सपोर्ट बनाए रखें और सबसे ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।